आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप, मेटल्स एंड नॉन मेटल। यानी कि एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल क्या होते हैं। तो जनरली मेटल उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, यानी मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे और पॉजिटिव आयन बनाएंगे। जैसे Na देखा था आपने, Na ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा और Na पॉजिटिव बना दिया था, Na प्लस। इसी तरह से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और एल्यूमिनियम 3 प्लस बनाएगा। तो मेटल की कैटेगरी, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, डोनेट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है द मोस्ट एबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है? तो आपका सिंपली आंसर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है द मोस्ट एबेंडेंट मेटल है जो अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है। उसके बाद है आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो ये सब भी है, बट द मोस्ट एबेंडेंट है एल्यूमिनियम। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल की। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो metals are malleable, that is metal can be beaten into thin sheet with a hammer। जब भी हम मेटल को हैमर से बीट करते हैं तो उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखी होगी, इसमें हम रोटी या खाना पैक करते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल वो क्या है, मेलेबल प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम की या मेटल की। तो मेटल्स को हम अगर हैमर से बीट करते हैं, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन, मेटल कैन बी चेंज इनटू थिन शीट विद अ हैमर। हैमर से हम बीट करने पर उसे एक थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टाइल। आगे हम देखेंगे डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल्स के हम वायर बना सकते हैं, पतली पतली तारें बना सकते हैं, तो उन्हें हम उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। आपने एल्यूमिनियम की तार देखी है, कॉपर की तार देखी है, या फिर सिल्वर, गोल्ड की जो भी होती है। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हो, 1 ग्राम गोल्ड से। ठीक है, तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि हीट को इजीली पास करते हैं। यानी कि अगर आयरन आपके पास है, आयरन को अगर हम एक कॉर्नर पे अगर उसे गर्म किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे कॉर्नर पर भी गर्म हो जाता है। तो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। तो आपने देखा एल्यूमिनियम वायर होती है, कॉपर वायर होती है। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर मेटल होता है वो बेस्ट कंडक्टर है, बट हमारी जो वायर्स होती हैं वो सिल्वर की नहीं बनाते, क्योंकि सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है वो कॉपर और एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली शाइनी होते हैं, यानी कि लस्ट्रस होते हैं, एकदम चमकदार। आपने ज्वेलरी बनाने के लिए मेटल्स को यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा वो चमकदार होते हैं। क्लियर? एंड मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब उन्हें बीट किया जाता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास, यानी कि ऐसे एक्सेप्शंस उन्हें कहते हैं जो मेटल की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो जैसे देखते हैं कि हमने पढ़ा कि मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि वो ईजिली नाइफ से कट हो सकता है, ईजिली कट विद अ नाइफ। आगे हमने देखा मेटल सॉलिड है, लेकिन जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। मरकरी आपने थर्मामीटर में देखा होगा, तो थर्मामीटर में मरकरी का यूज किया जाता है। तो थर्मामीटर में जो मरकरी यूज होता है वो रूम टेम्परेचर पर कैसा है, लिक्विड स्टेट में है। मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो हाई होता है, बट सोडियम एंड पोटेशियम उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो है, या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो ये एक्सेप्शन केसेस हैं। इसी तरीके से मेटल की डेंसिटी हाई होती है, बट
पोटेशियम, सोडियम, ये फिर से वही है जिनकी डेंसिटी लो होती है। आगे है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो ये एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो मेटल था डोनर और ये एक्सेप्टर है। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और आयंस बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। ओके, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखते हैं आगे। नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, मेलेबल नहीं होते, यानी कि जो भी हमने मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो बिल्कुल अपोजिट हो गया उसका। मेलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, इजीली ब्रेक हो जाता है, यानी कि ब्रिटल है। ब्रिटल जैसे आपने चौक देखा है, चौक को आप जैसे बीट करते हो तो चूरे में एकदम बारीक बारीक उसका पाउडर बन जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्रिटल। तो वो ब्रिटल है, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, हीट कंडक्ट नहीं करते हैं, जनरली डल होते हैं, यानी कि नॉट लस्टरस, नॉट शाइनी, और डल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, हार्ड नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल होते हैं वो लिक्विड और गैसेस कंडीशन में होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एज कम्पेयर टू मेटल कम होता है, डेंसिटी भी कम होती है, नॉन सोनोरस होते हैं। सारी प्रॉपर्टी जो मेटल की है वो इनके अपोजिट होती है। नॉन मेटल के भी कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। हमने कहा कि जो नॉन मेटल होते हैं वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, पेंसिल हम यूज करते हैं तो पेंसिल की जो नोक होती है जिससे लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसी तरीके से आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ऐसा नॉन मेटल जो शाइनी है, तो आयोडीन इसका आंसर है। बाकी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, कार्बन के फॉर्म में डायमंड जो है वो सबसे हार्ड मटेरियल है, सबसे हार्ड सब्सटेंस है। नॉन मेटल है तो सबसे हार्ड सब्सटेंस है। क्लियर? यूनिवर्स का यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स उन ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स को बोला जाता है जो बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर देते हैं, यानी कि विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये दो इसके एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक इन नेचर, ये दोनों जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो Al2O3 ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड ZnO जिंक ऑक्साइड, दोनों एसिडिक, एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। आगे है मेटल का रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो Na प्लस HCl, Na को अगर HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे 2Na प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस H2। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, यह पूछी जाती है आपके पास, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर जो है, अगर कॉपर को मैं HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल अकर। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जो H होता है, कॉपर H जो होता है इज मोर रिएक्टिव, H इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस द H। ठीक है, तो कॉपर जो है H से कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए वो H को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, यानी कि मेटल प्लस वाटर ये बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अच्छा, मेटल जब स्टीम, यानी वाटर वेपर जो होता है, स्टीम के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ऐसे पोटेशियम है K, उसको H2O के साथ रिएक्ट कराया वाटर के साथ, तो उसने KOH बनाया, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। इसी तरह से सोडियम है, सोडियम प्लस Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2 प्लस हीट। मैग्नीशियम को अगर मैं वाटर के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम प्लस
H2O, steam is from MgO. अगर हम वाटर के साथ करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बट स्टीम के साथ रिएक्ट कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अच्छा, मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो होता है ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ, ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये बनाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम प्लस H2O स्टीम गैसेस फॉर्म में है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह से Zn, जिंक जो है ये भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और ZnO और H2 बनाएगा। सेम फॉर Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्वरेजिया। तो एक्वरेजिया क्या होता है? एक्वरेजिया इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1:3 रेशियो में मिलाया जाता है, तो हमारे पास मिलेगा एक्वरेजिया। यानी कि सिंपली अगर बात की जाए तो द रेशियो ऑफ concentrate HNO3 and concentrate HCl in 1:3 in एक्वरेजिया is 1:3। concentrate HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl का जो रेशियो होता है एक्वरेजिया में वो 1:3 का होता है। एक्वरेजिया बहुत ही कॉरोसिव होता है, हाईली कॉरोसिव है और फ्यूमिंग लिक्विड है। एक्वरेजिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा मिक्सचर है जिसमें सारे मेटल डिजॉल्व हो जाते हैं या गोल्ड डिजॉल्व हो जाता है, तो वो है एक्वरेजिया। एक्वरेजिया कैन डिजॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनियम मेटल। मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पर है सोडियम ऑक्साइड है, Na2O है, जब इसको H2O के साथ रिएक्ट कराया तो इसने बनाया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सोडियम यानी कि मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करने पर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। आगे हमारे पास है द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स को उनकी हाईली रिएक्टिव जो मेटल होंगे उनको ऊपर रखा जाता है और जो लेस रिएक्टिव होंगे उनको नीचे, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनको हम टॉप मोस्ट रखेंगे और बाकी के जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये आपके लास्ट में आएंगे। तो ये जो सीरीज बनती है इसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जब भी आपके पास कोई रिएक्शंस पूछी जाती है तो रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पूछा जाता है कि हाँ यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टिव कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। ओके, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है CuSO4 प्लस Zn, कॉपर सल्फेट है, उसको Zn के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो आपको मिलता है ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर Cu जो है, Zn जो है Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu, सो Zn विल रिप्लेस Cu। तो Cu को हटाकर उसने क्या बना दिया, ZnSO4, और यहाँ पर हमें मिला कॉपर मेटल। इसी तरीके से आगे है CuSO4 प्लस Fe है, तो Fe आयरन जो होता है वो भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने भी बनाया यहाँ पे FeSO4 प्लस Cu। तो इनके कलर भी आप याद करेंगे, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट वो ब्लू कलर में है और आयरन सल्फेट जो है वो ग्रीनिश सोल्यूशन होता है, और हमारे पास कॉपर जो है वो रेड ब्राउन कलर में मिलता है। तो FeSO4 और Cu फॉर्म होगा। इसी के साथ आगे है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है और कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाएगा कॉपर नाइट्रेट एंड Ag हमें मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछी भी जाती है। सिल्वर नाइट्रेट यानी 2AgNO3 प्लस Cu गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। NO3 आपका कलरलेस सॉल्यूशन है और आपको मिलेगा कॉपर नाइट्रेट, ये ब्लू कलर का होता है, और सिल्वर ग्रेइश वाइट होता है। इन सब में आपके यही एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज से, और ये सीरीज़ आपको याद भी करनी पड़ेगी, तो आप इसे याद कीजिए रिएक्टिविटी सीरीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है नॉन मेटल के? अभी तक हमने मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी कि ऑक्साइड्स बनाता है। यानी कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ऑक्साइड्स बनाते हैं जब नॉन मेटल मेटल के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर, इस जो ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, ये जो एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हुआ, तो CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करेंगे। नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन प्लस S यानी कि सल्फर जब मिलता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। यहाँ पे इसी तरह से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बनेगा तो अमोनिया NH3 बना। जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S से पूछा जाता है H2S के बारे में। H2S जो होती है एक ऐसी गैस है जो कि पॉइजनस गैस होती है और इसका जो स्मेल होता है वो सड़े हुए अंडे यानी कि रॉटन एग्स के जैसे होता है। तो पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी गैस है जिसकी स्मेल जो होती है वो सड़े हुए अंडों की तरह या रोटन एग्स की तरह होती है, तो वो है हमारी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलिन इन सॉलिड, व्हाई? आयनिक कंपाउंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? तो इन सभी के आंसर जो है आप इसी तरीके से दोगे। आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली क्रिस्टलिन सॉलिड। सोडियम क्लोराइड इज अ क्रिस्टलिन सॉलिड। द आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड बिकॉज their oppositely charged ion attract one another strongly and form a regular crystal structure। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अपोजिट चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब दो अपोजिट चार्जेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखते हैं, यानी कि होल्ड करके रखते हैं, इसीलिए वो जो है क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो सिंपल सा आंसर, आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली क्रिस्टलिन सॉलिड बिकॉज their oppositely charged ion attract one another strongly and form a regular crystal structure। First question आता है ionic compound have a high melting point and high boiling point। क्यों आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है? तो आपने देखा होगा वो आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बने होते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली बांध के रखता है, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से उनको हाई मेल्टिंग, हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है उनको ब्रेक करने के लिए, उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद ही सोचिए, अगर कोई दो लोग हैं उनकी बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो कोई भी आकर उन्हें ब्रेक नहीं कर सकता। उनको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से उन्हें हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। करते हैं तो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे सोडियम, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो ये बनाया सोडियम ऑक्साइड। क्लियर? तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोटेशियम एंड सोडियम आर केप्ट इन कैरोसिन, अंडर कैरोसिन। कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है इन्हें? तो पोटेशियम मेटल एंड सोडियम मेटल आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। ये जो होते हैं पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये अगर इन्हें ओपन में रखा जाए ऑक्सीजन मॉइस्चर इनके साथ रिएक्ट करके, सोडियम जो है वो फायर कैच कर लेता है। तो पोटेशियम सोडियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर। तो पोटेशियम और उनको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से केरोसिन में रखा जाता है।
गाइस, ये था आपका मेटल एंड नॉन मेटल। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसका आयनिक कंपाउंड मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है, तो आप उससे चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए शॉर्ट वर्ल्ड। थैंक यू।